स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस से अध्याय 2 के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अध्याय 2 का नाम है भोजन के घटक। इसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, यानी भोजन के क्या क्या घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ जो दिया गया है अध्याय 1, वो सब जो है अध्याय 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2.1 से, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ दिया गया है, जो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन जो है एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है। सही बात है, जो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो व्यंजन बनाने के लिए क्या होता है, से एक यानी एक से अधिक प्रकार के जो है कच्ची सामग्री से क्या होता है, हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो हमें पादपों यानी पादपों मतलब हो गया, यहाँ पर हो गया पेड़ पौधों से, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। सही बात है, जो पेड़ पौधे या जंतुओं से क्या होता है, हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है, यानी ये जो कच्ची सामग्री है उसके संगठक पदार्थ क्या है। तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, यानी कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए जो कुछ जो है आवश्यक घटक होते हैं। तो वो घटक क्या कहलाते हैं, तो वह घटक क्या कहते हैं, हम लोग के लिए पोषक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जो पोषक कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ दिया गया जो हमारे भोजन में मुख्य पोषक। अब यहाँ प्रश्न उठता है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन सा है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज लवण। यानी ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पॉइंट है फ्रेंड्स। जो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या कहलाता है, यहाँ पे देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट है जो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। शरीर में क्या देता है, ऊर्जा देता है। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, वृद्धि करता है। आगे जो है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यानी सब जितना भी पोषक तत्व है फ्रेंड्स, सबका अपना अपना योगदान है, यानी सबका अपना अपना काम है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी क्या है, शामिल होते हैं। यह भी ध्यान रखना है, जो हमारे भोजन में जो है क्या सब शामिल होता है, रुक्षांश और जल भी, जिसकी चर्चा हम अब आगे करेंगे। रुक्षांश क्या होता है, जिनकी हमारे शरीर की क्या है, आवश्यकता है। यानी हमारे शरीर में जो मुख्य पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में भी ये पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक क्या उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को अन्य परीक्षणों के सारणी 2.2 में लिखें। ठीक है, ये आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। यानी कि इन पोषक तत्वों को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयोडीन जिसे हम नमक कहते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को जो है पके हुए भोजन, जो भोजन पका हुआ है, तो पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में, यहाँ आप देख लीजिए, सारणी 2.2, यहाँ पे देख लीजिए सारणी 2.2 में है। ठीक है, सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, हो सकता है रिएक्शन कर जाए। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करके पता करेंगे जो कौन से खाद्य पदार्थ में, यानी कौन से खाने वाले पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो हमारे कई प्रकार के होते हैं। जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मंड और शर्करा के रूप में होता है, मंड और शर्करा के रूप में होते, देख लेते हैं। रूप में होते है, यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका
आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यानी दिया गया है यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मंड और शर्करा। ध्यान देंगे हमारे भोजन में जो है, हमारे सॉरी यहाँ पर भोजन होगा, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड जो रहेगा तो हम इसका क्या करेंगे, आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रियाकलाप 1 में यहाँ दिया गया है जो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन का मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रयोग कर सकते हैं। अब दिया गया यहाँ पर जो मंड के लिए परीक्षण, यहाँ पर जो दिया गया है मंड के बारे में, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो अब हम मंड के लिए परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, कुछ मात्रा ले लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। यानी उसमें मंड को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो विलयन आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अब उसमें जो है तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद क्या करेंगे, उसमें डालेंगे और खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन देखेंगे। जो खाद्य पदार्थ में जो है यानी कि आयोडीन विलयन डालने से जो है 2-3 बूंद जो डालेंगे उसमें, डालने से जो है उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पर दिया गया है ना, जो खाद्य पदार्थ के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है वो देखना है। क्या यह नीला या काला हो गया है, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर खाद्य पदार्थों में, किसमें, खाद्य पदार्थों में यानी खाने वाले पदार्थों में या कच्ची सामग्री में अगर हम यहाँ पर दिया है आयोडीन विलयन, ठीक है, आयोडीन विलयन की जो है कुछ बूंदे डालेंगे तो उस खाद्य पदार्थ का रंग जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, ठीक है। अगर यह रंग नीला या काला, अगर नीला या काला रंग का दिखाई पड़े तो यह क्या दर्शाता है, जो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जो जब यह खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन हम डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि चेंजिंग हो जाएगा। ये नीला या काला के रूप में, या तो आपको नीला हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा। तब हम क्या समझेंगे, इसमें क्या है, इस भोजन में यानी खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। यानी कि अन्य खाद्य पदार्थ को भी लेकर के उसमें टिंचर आयोडीन घोल करके पता कर सकते हैं। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। यहाँ पर जो परीक्षण बोला है, जो इसमें क्या क्या डालने से क्या क्या होगा उसमें बोला है दर्शाने के लिए, ठीक है। उसके आगे चर्चा कर लेंगे। यहाँ दिया गया है अब प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब इसमें तो मंड का परीक्षण हो गया, अब क्या करेंगे, हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यानी हम अब प्रोटीन को कैसे चेक करेंगे भाई, प्रोटीन को भी तो चेक करना है ना, ठीक है। तो यदि वो ठोस है तो उनका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता हो, बना लेंगे। फिर उसमें खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक परख नली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएंगे, यानी हिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, ध्यान देंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, यानी कि प्रोटीन को परीक्षण करने के लिए किसका घोल देंगे भाई, तो कॉपर सल्फेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का। फिर अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को क्या करेंगे, रख देंगे। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो बैंगनी रंग का हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, तो प्रोटीन है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। मंड को परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, तो टिंचर आयोडीन का घोल डालते हैं। अगर वो उसका कलर जो है नीला या काला हो जाए तो समझ जाते हैं कि भोजन में क्या है, मंड है। आप प्रोटीन को परीक्षण करने के लिए क्या डालते हैं उसमें, यहाँ पे देख लीजिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग
का हो जाएगा तो समझ जाएंगे क्या जो प्रोटीन इस खाद्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अब वसा के परीक्षण के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं। अब पहले तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किए मन की सहायता से, फिर प्रोटीन का परीक्षण किए, अब किसका परीक्षण करेंगे, वसा का परीक्षण करेंगे। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, वही खाद्य पदार्थ लेंगे, खाने वाला पदार्थ, इसे एक कागज के टुकड़े टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। स्वाभाविक है, बहुत ही आसान तरीका से दिखाया गया है। जो अगर तेल का धब्बा हो तो समझ जाएंगे जो वसा है, यानी जिसे हम फैट कहते हैं वसा है। और अगर धुंधला दिखाई पड़े, अगर प्रकाश में जाने पर, रोशनी में जाने पर अगर देखेंगे कागज का टुकड़ा जो है मतलब धुंधला दिखाई पड़े तो समझ जाएंगे क्या, वो इसमें वसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। यानी कि हो सकता है उसमें खाद्य पदार्थ में पानी भी हो, तो क्या करेंगे उसको हम धीरे धीरे रगड़ करके फिर कागज को क्या करेंगे, सुखा देंगे, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो सूख जाएगा। यानी कि इसलिए सुखा देंगे, जो पानी जो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है नहीं है। यानी कागज पर तेल का कोई धब्बा अगर न रहता है तो समझ जाएंगे कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। इसीलिए कागज पर जो है तेल का धब्बा अगर रहे तब समझ जाएंगे जो उसमें वसा है। अगर तेल का धब्बा न रहे तो समझ जाएंगे उसमें वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मन उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने ऐसा कोई खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित न हो। अब आगे देखते हैं। हमने तीन पोषक पोषक ये तीन पोषक कौन है, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया वसा। तीन पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। यानी कि विटामिन, यहाँ पर जो तीन पोषक महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीन पोषक महत्वपूर्ण है वो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, वो हो गया प्रोटीन, वो हो गया वसा। खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य, यानी कि विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। यानी कि कहने का यह मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अतिरिक्त भी जो है हमारे भोजन में विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी खाद्य पदार्थ के रूप में क्या आते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्या आवश्यकता होती है, अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इन सभी पोषकों को जो है हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी कि जो पोषक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी खास करके कार्बोहाइड्रेट जो है, इससे पीछे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो है क्या प्रदान करते हैं फ्रेंड्स, तो ऊर्जा। ध्यान रखेंगे, ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, ऐसी बात नहीं जो वसा से ऊर्जा नहीं मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी वसा की समान मात्रा से हमें क्या हो जाती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से यहाँ दिया गया पॉइंट में जो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि अगर ऊर्जा का चर्चा हो तो कार्बोहाइड्रेट में टिक लगाइएगा।
कार्बोहाइड्रेट ही मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी से भी ऊर्जा मिलती है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो आपको कार्बोहाइड्रेट में टिक लगाना है, ठीक है। अगर दोनों में से वसा रहे तो वसा में टिक लगाना है, क्योंकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसका अगर दोनों रहे कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों, तो आप 100% कार्बोहाइड्रेट में टिक लगाइए। किससे ऊर्जा प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में। अगर दोनों रहे तो कार्बोहाइड्रेट में, नहीं तो कोई एक रहेगा तो ऊर्जा वसा रहेगा तो वसा में टिक लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, यहाँ दिया गया है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख मुख्य स्रोत दिया गया है। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को किस किस चीज से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो आलू है, आलू से क्या हो जाता है, हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। गन्ना से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, पपीता से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तरबूज से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके बाद दिया गया है आम से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, मक्का से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, बाजरा से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, शकरकंदी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। इन सबसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ये मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं सभी से क्या होता है, जो हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होता है, यानी कि ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, जिसके कारण हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया वसा के मुख्य कुछ स्रोत, वसा के कुछ स्रोत। तो वसा हमको जो प्राप्त होता है उनका कुछ स्रोत है, कुछ पादप स्रोत है, कुछ भाई जंतु स्रोत है। पादप मतलब हो गया आपको पेड़ पौधों से प्राप्त, जंतु मतलब स्रोत का मतलब हो गया जंतु से प्राप्त, ठीक है। तो यानी पौधों से क्या क्या चीज वसा के रूप में हमको प्राप्त होता है, और जंतु से क्या क्या चीज है जो किस चीज जंतु स्रोत से किससे हमको वसा प्राप्त होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका हो गया मूंगफली, ये हो गया तिल, ये हो गया गिरी, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल। इन सभी से क्या हो जाता है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पादप स्रोत, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये पादप स्रोत है, पेड़ पौधों से प्राप्त स्रोत। इससे क्या हो जाता है, हमको फैट मिलता है, यानी कि वसा प्राप्त होता है। इतना से जो है हमको वसा प्राप्त होता है। अब चलते हैं आगे। जंतु स्रोत में यह मांस हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया। इन सब से क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। ये हो गया आपका जंतु स्रोत से प्राप्त वसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया प्रोटीन के कुछ स्रोत। अब प्रोटीन के बारे में कुछ स्रोत, या प्रोटीन जो है किस से के कुछ स्रोत कौन कौन सा है, तो प्रोटीन के कुछ स्रोत है, एक है पादप स्रोत, एक है जंतु स्रोत। अब हमको पता करना है जो पादप स्रोत क्या क्या है, प्रोटीन के स्रोत, ठीक है। अब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन सा है, तो प्रोटीन के कुछ स्रोत है, एक हो गया आपका पादप स्रोत, एक हो गया आपका जंतु स्रोत। ध्यान देंगे, प्रोटीन के एक पादप स्रोत है, एक जंतु स्रोत है। यानी कि प्रोटीन जो प्राप्त होता है वो पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है और जंतु भी इसका स्रोत है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटीन किस से प्राप्त होता है, जितना भी दाल है सब दाल से क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन प्राप्त होता है। ये आपका हो गया चना, ये हो गया आपका मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। ये क्या हो गया आपका, ये पादप स्रोत हो गया, जो जिससे हमको क्या हो जाता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन खास करके दाल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका जंतु स्रोत क्या क्या है, जंतु स्रोत में आपका मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया और अंडा हो गया। ये सब क्या हो गया आपका जंतु स्रोत हो गया, जिससे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए, जिस प्रकार जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता शरीर में ऊर्जा के लिए होता है, उसी प्रकार प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि के लिए होता है तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि के लिए क्या चीज जरूरी है, तो प्रोटीन है। शरीर में ऊर्जा के लिए क्या चीज जरूरी है, तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। अब अगला है जो विटामिन, इधर तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन भी हो गया। अब विटामिन से देखते हैं विटामिन का क्या काम है। तो विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन का क्या काम है, विटामिन का काम है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करना, ठीक है। विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर को क्या करता है, तो रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख,
अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। अब विटामिन का क्या काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि विटामिन का क्या काम है। ठीक है, तो विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। विटामिन का यही योगदान है। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन के कई प्रकार होते हैं भाई, वो कौन कौन सा प्रकार होता है, इसमें इनमें से हो गया आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अब यहाँ पर विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान देंगे, विटामिन के एक समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की जो है अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन से संबंधित कुछ स्रोत, जो हम लोग जो विटामिन किस किस चीज से प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट में हो गया विटामिन ए। विटामिन ए के क्या क्या स्रोत है, ठीक है, यानी विटामिन ए हमको किस किस चीज से प्राप्त होता है। तो सबसे पहला आपका हो गया पपीता। पपीता से हमको क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है। आम से विटामिन ए प्राप्त होता है। मछली का तेल से विटामिन ए प्राप्त होता है। और दूध से विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका विटामिन ए का स्रोत। अब विटामिन बी का स्रोत क्या हो गया, ये चावल हो गया, गेहूं हो गया, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं, ये होगा विटामिन बी के स्रोत। ठीक है, विटामिन सी का स्रोत क्या क्या है, विटामिन सी, विटामिन बी ऊपर दे दी बता दिए हैं। विटामिन सी का क्या क्या स्रोत है, यानी कि विटामिन सी हमको किस किस चीज से प्राप्त होता है। तो सबसे हो गया आपका संतरा, फिर हो गया टमाटर से विटामिन सी प्राप्त होता है, आंवला से विटामिन सी प्राप्त होता है, नींबू से विटामिन सी प्राप्त होता है, मिर्च से विटामिन सी प्राप्त होता है और अमरूद से विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका हो गया विटामिन सी के कुछ स्रोत। विटामिन डी के क्या क्या स्रोत है, विटामिन डी के कुछ स्रोत होना चाहिए। तो ये विटामिन डी किससे से प्राप्त होता है, देख लीजिए, मछली से विटामिन डी प्राप्त होता है, अंडा से विटामिन डी प्राप्त होता है और मक्खन से विटामिन डी और दूध से भी विटामिन डी। इसके बारे में चर्चा कर ली है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का क्या क्या स्रोत है, किस किस से प्राप्त होता है। अब यहाँ दिया गया है विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, विटामिन ए का काम है। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे इस पर। विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। अब प्रश्न होता है आंख में, यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है। रतौंधी एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। विटामिन सी का काम हो गया, इस पर भी ध्यान रखना है। जो विटामिन सी से क्या हो जाता है, विटामिन सी का क्या काम है, तो बहुत से रोगों से लड़ने का क्षमता उसमें रहता है। विटामिन डी जो है हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को क्या करता है, सहायता करता है। यानी विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी जो है हमारे अस्थियों, यानी कि अस्थि का मतलब हो गया आपका हमारे शरीर की जो हड्डी है और दांत है, ठीक है, उसके लिए विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जिसका कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करता है, वह सहायता करता है। हम विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया विटामिनों से भरपूर भोजन, जिसको हम ऊपर बता दिए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब आगे चलते हैं, यहाँ दिया गया है जो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्या बनाता है, वो डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों को इसकी कमी हो जाती है, वो सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है। तो हमारे सूर्य से जो है, सूर्य की रोशनी से जो है, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें क्या चीज प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। अब यहाँ देख लीजिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता जो है, जिसे मिनरल्स कहते हैं, अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यानी कि शरीर के उचित विकास के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण क्या है, आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत, अब जो है खनिज लवणों का कुछ स्रोत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसे चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। यहाँ देख लेते हैं,
कुछ खनिज लवणों के स्रोत, यहाँ देख लेते हैं खनिज लवणों के स्रोत क्या क्या है। ये हो गया आपका आयोडीन के स्रोत, खनिज लवण में ये हो गया आपका पालक, अदरक, ठीक है। ये आयोडीन के कुछ स्रोत हो गया, जो आयोडीन के कुछ स्रोत। फास्फोरस के कुछ स्रोत यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है, फास्फोरस के कुछ स्रोत। ये आपका हो गया लोहे के कुछ स्रोत, कैल्शियम के कुछ स्रोत। ये आपको हो गया खनिज लवण के रूप में, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो और अनाज से तो प्राप्त होता है, लेकिन सबसे अधिक अगर चावल कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट की समृद्ध भोजन है, ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ये रुक्षांश जो है वो किस चीज से प्राप्त होता है? तो ये पेड़ पौधों से, ठीक है। यहाँ दिया है पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन सा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रुक्षांश का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है? तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत हो गया साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ये सब क्या है? रुक्षांश का स्रोत है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ध्यान देंगे, रुक्षांश जो है वो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रुक्षांश का कोई ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन सबसे अहम योगदान इसका है। यह जो है जो भोजन हम खाते हैं वो सही ढंग से नहीं उसका पाचन क्रिया हो पाता है, तो रुक्षांश जो क्या करता है, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए रुक्षांश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखेंगे, जो पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन काम करता है? तो रुक्षांश। तो रुक्षांश किस चीज से प्राप्त होता है? तो रुक्षांश का स्रोत जो है आपका हो गया साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ये रुक्षांश का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। यहाँ दिया गया है अगला पॉइंट में, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। अब ये जल का क्या काम है? ठीक है, जल का भी काम होना चाहिए ना। तो जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को क्या करता है? सहायता करता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को क्या करता है? वो अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो, जल का जो काम है वो क्या क्या काम है? जो अपशिष्ट पदार्थ हो जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से जो है बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल का क्या काम है? जो अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र और पसीने को क्या करता है? वो जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। ये आपका हो गया क्रियाकलाप 3। यहाँ पर क्रियाकलाप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक टमाटर तथा अथवा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? बहुत ऐसे सब्जी है जिससे जो है दाबने मतलब कि उसको निरीक्षण करने पर उसे पानी प्राप्त नहीं होता है। बहुत ऐसे जिससे पानी प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें क्या करते हैं? जल डालते हैं। बहुत ऐसे पदार्थ है, ठीक है। यहाँ दिया गया है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? यानी संतुलित आहार जो है हमारे क्या करते हैं? शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रत्येक
जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित भोजन या दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, ये इडली जो है दक्षिण भारत का भोजन है, ध्यान रखेंगे। आटे का मिश्रण जिसे मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार की अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। यानी पकाते समय भी ध्यान रखना चाहिए जो पोषक तत्व नष्ट न हो। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? तो इसका आंसर होगा राइट। जंतुओं को भी इसकी आवश्यकता है और उसे भी संतुलित भोजन की क्या है? जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? हाँ, पकाते समय भी क्या हो जाता है और धोते समय क्या हो जाता है? पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। राइट आंसर है जो सही में पकाते वक्त और भोजन को जो है साफ करते वक्त पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ध्यान देंगे तो क्या धोने से भी और ज्यादा पकाने से भी क्या हो जाता है? पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, धोने और पकाने ज्यादा पकाने से भी पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संतुलित आहार क्या है? सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी पूरे दिन जो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। यानी कि हमें जो है हमें हमारे शरीर में जो है हमेशा उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए, न तो ज्यादा होना चाहिए न ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट etc होने के बाद भी हमारे शरीर मात्र भोजन में जो है पर्याप्त यानी भरपूर मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। सही बात है, पकाने से जो है भोजन का स्वाद जो है बढ़ता ही है और इसे पचाने में आसानी भी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। सही बात है, जब भी भोजन पकाते हैं और उसमें अधिक पानी हम देते हैं, बाद में जो उसे हम उपयोग न करके फेंक देते हैं तो उस पानी के साथ जो है अनेकों प्रकार की प्रोटीन और खनिज लवणों की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है, जो हम नहीं कर पाते ले पाते हैं भोजन के रूप में और उसे फेंक देते हैं। ठीक है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। यानी कि पकाने के क्रम में जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसी क्रम में क्या हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ज्यादा पकाने से क्या हो जाता है? विटामिन सी आसानी से गर्मी से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का सम्मिलित करें? बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ध्यान देंगे, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन जो है हमें अधिक ऊर्जा देगी। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यानी ज्यादा हम अगर वसा खाएंगे, वसा लेंगे भोजन के रूप में तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि हमारे शरीर भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने से मोटापा कारण हो जाता है। यानी मोटापा का कारण बढ़ सकता है। यानी ज्यादा मात्रा में अगर वसा लेंगे तो वसा से क्या हो जाता है? यानी फैट ज्यादा लेने से हमारा शरीर जो है मोटापा हो जाएगा, यानी कि हम पूरी तरह से मोटापे का शिकार बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में फैट नहीं लेना चाहिए। ज्यादा फैट लेने से यानी वसा लेने से किस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे? तो मोटापे इस बीमारी से क्या हो जाएंगे? हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। अब है अगला टॉपिक, अभावजन्य रोग। ये अभावजन्य रोग क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। सही बात है। जब भी हम भोजन के रूप में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पोषक तत्व जो हमें कंटिन्यू ना मिलता रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जो हम उसकी कमी से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग, और जब भी हम ग्रसित हो जाएंगे पोषक तत्व की कमी से, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग मतलब होता है कि लंबी अवधि तक जो है पोषक तत्व जो है हमारे शरीर को सही मात्रा में, उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे कारण जो है बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उससे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरोध होना। यदि अगर हम अपने भोजन में प्रोटीन नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि रुक जाएगा और चेहरे पर सूजन हो जाएगा, बालों का रंग जो है उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियां और पेचिश बीमारी हो जाएगी। यानी प्रोटीन की कमी से इतना बीमारी से हम लोग क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन, हर पोषक तत्व जो है लेना हम लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ध्यान देंगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों जो है पोषक तत्व अगर हमारे आहार में लंबे समय तक उपस्थित न रहे, यानी हमें प्राप्त न हो, तो हम लोगों का शरीर जो है पूरे तरह से जो है क्या हो जाएगी, वृद्धि में अवरुद्ध उत्पन्न कर देगी, कभी हम विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में न लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दुर्बल का क्या पहचान है, किस किस प्रकार उनका शरीर जो है विकृत हो गया है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस धारण कर सकते हैं, और चलने में क्या हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जाती है। यानी कि जितने भी प्रकार की बीमारी है, उनको अगर हम उनसे अगर हम बच सकते हैं, अभावजन्य रोगों से, उनको रोकथाम करने के लिए संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ दिया गया है विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, यानी विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कुछ ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, अगर विटामिन ए का हमारे शरीर में कमी हो जाए, तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, इसका मतलब हो गया जो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी बीमारी होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षीणता या दृष्टिहीनता, यानी हम सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। विटामिन ए की कमी से हम यहाँ पर रतौंधी भी बोल सकते हैं। लक्षण क्या होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, यानी सही ढंग से हम देख नहीं पाते हैं। सही हो गया, वो क्या हो गया, विटामिन ए की कमी से। देखिए कितना कितना लक्षण हो रहा है बीमारी का। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, नेट हो, सीटेट हो, या फिर बीटेट हो, या कोई भी अदर स्टेट का जो है टेट एग्जाम हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, जितना भी एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है। इसलिए एनसीईआरटी का बुक जो है बहुत ही अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी बेरी। ठीक है, बेरी भी विटामिन वन की कमी से होता है। इसमें लक्षण क्या क्या होता है, तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्वी होता है। और इसका लक्षण क्या है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो हमारे मसूड़ों में खून निकलता है। ठीक है, और घाव को भरने में बहुत अधिक समय लग जाता है। कहीं पर अगर घाव हो जाए तो भरने में बहुत अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। ठीक है, और विटामिन डी का लक्षण क्या है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। सही है, यानी हड्डी जो है पूरा तरह से क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है, अस्थियां और दंत छेद। ठीक है, यानी कि लक्षण क्या क्या है, तो कमजोर अस्थियां और दंत छेद। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा बीमारी होता है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। कहीं कहीं पर गलगंड भी लिखा रहेगा, तो गलगंड, घेंगा और ग्वाइटर तीनों एक ही है, जो आयोडीन की कमी से होता है।
आयोडीन हो गया आपका नमक, नमक खाने से, नमक अगर कम खाएंगे इतना प्रकार की बीमारी से हमको क्या करना पड़ेगा, यानी घेंघा बीमारी से हमको झेलना पड़ेगा। अब कारण लक्षण क्या क्या है, तो गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, देखते होंगे कभी कभी किसी इंसान के गर्दन में जो है, गर्दन में इतना ग्रंथियों का जो है फूल जाता है। और बच्चों में मानसिकता विकलांगता भी होता है, यानी मानसिक विकलांगता जो है आयोडीन की कमी से होता है, खास करके बच्चों में होता है। अब गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, कई कितने आदमी को देखते रहते हैं जो गर्दन में क्या हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा साइज में जो है वहां से फूल जाता है वो, ठीक है, वही हो गया गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना। लोह की कमी से, यानी लोह कौन सा बीमारी होता है, तो अरक्ता, इससे क्या हो जाए, लक्षण क्या है, तो कमजोरी, ठीक है। प्रमुख कुछ शब्द यहाँ पर दिया गया है, संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, उक्षांश, स्कर्बी, मंड और विटामिन। अब यहाँ पर कुछ सारांश दिया गया है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे भोजन के जो है मुख्य पोषक तत्वों का नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट वसा क्या करते हैं, हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होता है, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर को क्या किससे रक्षा करता है, तो रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो होता है हमारे शरीर को किससे रक्षा करता है, तो रोगों से रक्षा करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश तथा जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा या अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका हो गया चैप्टर 2 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।